वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। सो लास्ट लेक्चर्स में हमने कवर किया था यूनिट्स और मेजरमेंट्स को, जिसमें हमने एरर एनालिसिस लास्ट टॉपिक देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर क्या होते हैं, फिजिक्स में वेक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कितने ही इंपॉर्टेंट है ये वेक्टर्स। अगर हमें वेक्टर्स ना आते हों तो क्या होगा। तो चलिए हम वन बाय वन इन सबको, इन टॉपिक्स को देखेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कितने तरह के वेक्टर्स हैं, हमें कब वेक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, कब नहीं रखना चाहिए, क्या वन डायमेंशन जब हम डिस्कस करते हैं तो वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, टू डायमेंशंस, थ्री डायमेंशंस में चले जाएं तो वेक्टर्स की क्या अहमियत है। इन सारे कोर्स में हम इन वेक्टर्स को स्टडी करेंगे। बहुत सारी वीडियोस बनेंगी, बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे। सो आप स्टे ट्यून रहिएगा, राइट। सो आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, कितनी तरह के वेक्टर्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिख लेते हैं, वेक्टर्स। ओके, सो हमने देखा है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड हैं, ये हमने सीखा हुआ है। एक तो होती हैं स्केलर्स और दूसरे होते हैं वेक्टर्स। अब जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो हमने पहले भी डिस्कस की हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज कौन हो सकती हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे मास है। मास को जब हम बात करते हैं मास की कि 5 kg, तो हम वहाँ पर डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बताते हैं, राइट। एनर्जी में हम किसी डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते हैं। तो कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जिनमें डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनमें डायरेक्शन के बिना सारा का सारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। सो हम लिखते हैं, दीज आर दोज क्वांटिटीज which have magnitude but no direction, which have magnitude but no direction. So इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है। एग्जाम्पल्स के लिए आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ना, एग्जाम्पल्स में डिस्टेंस लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं, मास लिख सकते हैं, मास, टाइम लिखा जा सकता है, टाइम को लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, और जैसे प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, और भी बहुत सारी टर्म्स हैं। वर्क लिखा जा सकता है, वर्क। सो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, और भी टाइम टू टाइम जैसे जैसे टर्म्स आती जाएंगी हम उनको क्लासीफाई करते जाएंगे कि वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। छोटी सी आसान सी बात है, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं। और ये जो क्वांटिटीज हैं ये बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा को फॉलो करती हैं, जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा होता है, जिसको आप पढ़ते हो 2 + 2 = 4। यहाँ पर एक छोटी सी बात डिस्कस करेंगे हम कि यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी टर्म्स जानबूझ के लिखी हैं जो हमारा दिमाग कहता है कि उनकी डायरेक्शन होती है। वो टर्म्स हैं टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, सरफेस टेंशन। भी आप जब देखोगे, अभी आपको नहीं पता होगा सरफेस टेंशन का, तो ये टर्म्स हैं 11th स्टैंडर्ड में आप इन तीनों टर्म्स से फेमिलियर हैं, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर। टाइम आप बोलते हो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, टाइम नेवर गोज बैक, सो टाइम हैज सम स्पेसिफिक डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट आप कहते हो नहीं, इलेक्ट्रिक करंट वायर के अकॉर्डिंग इसकी एक डायरेक्शन होती है। जैसे मैं यहाँ पर एक सर्किट छोटा सा शो कर दूँ
कि ऐसे कि ये एक वायर है, इसमें 4 एम्पियर करंट आ रहा है, इसमें 5 एम्पियर करंट आ रहा है, और इन दोनों का एडिशन हो रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर 9 एम्पियर करंट बन रहा है। सो इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन हमने एरो से शो कर दी है कि करंट इधर से इधर जा रहा है, करंट इधर से इधर जा रहा है, यहाँ पर एडअप हो रहा है, करंट यहाँ से आगे जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन है ऑब्वियसली। सो एक्चुअल सेंस में अगर देखे जाए तो ये करंट की डायरेक्शन नहीं है, ये है फ्लो ऑफ चार्ज की डायरेक्शन। चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और मोर स्पेसिफिकली देखें तो जो अच्छा यहाँ पर डायरेक्शन है, तो हम इसको इस कैटेगरी में नहीं रख रहे, हम इसको वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं। इसका रीज़न है क्योंकि वेक्टर्स डिफाइन करने के लिए सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के अलावा एक और है जिसको ध्यान में रखना पड़ता है, एक और टर्म है, एक और कंडीशन है जिसको ध्यान में रखना पड़ता है। यहां पर मैं बताऊं, अगर ये वेक्टर होता 4 + 5 = 9 नहीं होता। मैं कहता हूं यहां इन दोनों के बीच कोई एंगल है थीटा, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती हैं। आप ये नहीं कहते एक वेक्टर यहां से आ रहा है, दूसरा वेक्टर यहां से आ रहा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, उन दोनों का एडिशन हुआ और सम 9 बन गया। अगर यहां पर सम 9 बन रहा है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट। सो इसका मतलब ये भी है कि ये वाला करंट और ये वाला करंट इस एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहे। ये वायर के बीच का एंगल कम हो जाता या ज्यादा हो जाता तो सम फिर भी कितना ही रहता, 9 एम्पियर ही रहता। इसका मतलब डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, डायरेक्शन पे इस एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है और ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। सो हम इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में रखते हैं। वेक्टर्स किसको डिफाइन किया जाएगा? सो वेक्टर्स की कंडीशंस देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है वेक्टर की, कि वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सम मैग्नीट्यूड, हैव सम मैग्नीट्यूड। ओके, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ओके, डायरेक्शन स्पेसिफिक होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटी की जो डायरेक्शंस पे डिपेंड करें। जैसे आप कहते हो कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। हालांकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टर्म्स कुछ स्टूडेंट्स के लिए फैमिलियर हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसको नहीं अभी याद कर पा रहे। 9th क्लास में पढ़ते हैं हम इन क्वांटिटीज को। ओके, सो थर्ड इसमें एक और टर्म आता है कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। तीसरी टर्म है कि ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। ये अलजेब्रा अब ऑर्डिनरी अलजेब्रा ना फॉलो करके कौन से अलजेब्रा को फॉलो करेगा? पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सो इस वेक्टर कैलकुलेशन फॉलो होंगी। यहां पर हम पढ़ेंगे, इसको एनालिटिकली देखेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, उसका क्या रिजल्ट है, किस तरह से ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा से अलग है, कैसे इसको सीखते हैं, इसमें एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्या है। सो जहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी इन तीनों चीजों को फॉलो करे, क्या क्या है, मैग्नीट्यूड हो उसका, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, और साथ ही साथ वो ये वाला लॉ, वेक्टर लॉज को फॉलो करे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। सो इलेक्ट्रिक करंट में क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन थी, लेकिन वो इसको फॉलो नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो वेक्टर्स की कैटेगरी में नहीं आ सकता है, वो स्केलर की कैटेगरी में ही रहेगा। ओके, तो हम इसको अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सम मैग्नीट्यूड and direction and also obey the parallelogram law of vector additions. Those quantities are called vector quantities. अब vector quantities की एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर हो सकती हैं, तो सबसे इजीएस्ट आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं आप,
एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स बहुत कॉमनली यूज होगा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और भी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ये कॉमनली जो आप अपने जहन में रख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हो सकती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी हो सकती हैं, उनकी क्या कंडीशंस हैं। अब हम देखते हैं कि कितनी तरह के वेक्टर्स हो सकते हैं, इनकी टाइप्स क्या क्या हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो यूजुअली हमारे पास दो तरह के वेक्टर्स हैं, एक है पोलर वेक्टर्स और दूसरा होता है हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स। यहां पर अभी हम देखेंगे इन दोनों को कि पोलर वेक्टर कौन से होते हैं और एक्सियल वेक्टर कैसे होते हैं। तो हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो आप हेडिंग लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो मैंने नाम लिया है फर्स्ट टाइप पोलर वेक्टर्स, और दूसरा टाइप है मेरे पास एक्सियल वेक्टर, उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। एक्सियल वेक्टर, ओके। पोलर वेक्टर कौन से वेक्टर होंगे, एक्सियल वेक्टर कौन से वेक्टर होंगे। देखो, पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिन वेक्टर्स का, या कोई ना कोई एंड पॉइंट होगा। जैसे मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है, तो ये मैंने एक लाइन बनाई और ऐसे उसको शो कर दिया, ये एक वेक्टर है। तो यहां से आप ये भी सीख सकते हैं कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं और उसका एक एरो हेड बनाते हैं, राइट। इस एरो हेड में क्या है, तो देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मैग्नीट्यूड को बताएगी, ये जो टिप है इसको टेल कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा हेड, और ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो लेंथ दिखाई दे रही है, दिस लेंथ अप्रोक्सीमेटली, और वी कैन से द लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, कि वो क्वांटिटी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। जैसे 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है तो मैं इतना सा वेक्टर बना दूंगा। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली बड़ा वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो ये जो लेंथ है इट्स अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कौन बताएगा, ये एरो बताएगा, और इसको कहा जाता है टेल। एक हो गया टेल, एक हो गया हेड, और लेंथ ऑफ द वेक्टर, ये जो रफली हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इट इज प्रोपोर्शनली। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और ये 10 मीटर पर सेकंड, ये देखने में अच्छा नहीं है, गलत कॉन्सेप्ट है, गलत मिसकंसेप्शन पता करेगा। सो अगर क्वांटिटी, अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसकी लेंथ भी हमें अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा ही शो करनी पड़ेगी। ओके, सो हम बात कर रहे थे पोलर वेक्टर्स। सो पोलर वेक्टर्स कैसे हो सकते हैं। पोलर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं ए से बी, कि एक पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, ए से कहां तक गया, बी तक गया, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बना दी, इसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है पोलर वेक्टर्स की, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो दोनों वर्ड मैं लिख देता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पोजीशन कह सकते हैं आप, इनिशियल पॉइंट, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब दोनों को आराम से सीखते हैं। ये बातें अभी आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको सिखा दूंगा, ये बिल्कुल प्रॉपरली डिस्कस होगा। यहां पर जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 9th क्लास का स्टूडेंट इससे फैमिलियर होता है, 11th तक पहुंचते पहुंचते उसको एक्स वाई एक्सिस इतना याद होता है। मान लो कि पहले आप यहां पर थे ए पॉइंट पे, फिर आप यहां पर चले गए बी पॉइंट पे,
तो आप कितना डिस्प्लेस हुए, आप ए से बी पर गए, तो देखो कहां से इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र हो रहा है ना, यहां पर ए से चले, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर होगा ये किस कैटेगरी में आएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा किस कैटेगरी में आएगा, पोलर वेक्टर्स की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहां पर इसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है कि हाँ ये यहां और किसी पॉइंट से स्टार्ट ना होके इसको ए से ही स्टार्ट होना है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दूसरी बात आती है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे ये एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक बॉक्स रखा गया है और इस बॉक्स पे फोर्स लग रही है यार, ये एक मैं फोर्स वेक्टर बना रहा हूं ऐसे फोर्स, तो कहां पर फोर्स लग रही है वो इंपॉर्टेंट है ना। यहां पर जैसे F1, तो यहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अपना रोल प्ले कर रहा है कि इस पॉइंट पे फोर्स लग रही है F1, मैं लिख देता हूं यहां पर 4 न्यूटन। यहां से मैं कोई फोर्स इंडिकेट कर दूं F2, इसको मैं लिख देता हूं 10 न्यूटन। यहां से कोई फोर्स इंडिकेट कर रहा हूं F3, इसको मैं लिख देता हूं अगेन कुछ 2 न्यूटन। तो आप देख सकते हो ये सबको समझ आ जाने वाली बात है कि आप देख सकते हो कि यहां पर किस पॉइंट पे या किस तरफ से फोर्स लग रही है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे F1 है, F1 अगर फोर्स लगाएगा, मान लो कि सिर्फ F1 फोर्स लगा रहा है, तो ये ब्लॉक किधर जाने की टेंडेंसी रखेगा, राइट साइड पे। F3 फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखो किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड में, तो अगर ऐसा फोर्स लगेगा इस सिचुएशन में तो ये किधर जाने की टेंडेंसी रखेगा, लेफ्ट साइड पे, यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो फोर्स वेक्टर से आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर हो जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाली बात, कि कितना इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हम रैंडमली ये नहीं कह सकते कि आप फोर्स इधर से लगा दो या इधर से लगा दो या इधर से लगा दो, तीनों का सेम ही मीनिंग है। हाँ, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। आप वेक्टर यहां से ट्रेस करो या फिर यहां से ट्रेस कर लो, छोटा लेंथ या थोड़ा सा बड़ा लेंथ बना दो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, किस साइड पे एक्ट कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। सो डिफरेंट सिचुएशन में कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंस रखता है, और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंस रखता है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका या तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उन वेक्टर्स को हम पोलर वेक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा आता है हमारे पास एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर बिल्कुल आसान सा होता है, और इसमें एग्जांपल्स देखूंगा, पहले मैं इसको बताता हूं क्योंकि इसमें बड़ी लिमिटेड एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा जो भी वेक्टर्स आपको आएंगे वो सारे के सारे पोलर वेक्टर की कैटेगरी में आ जाएंगे। एक्सियल वेक्टर्स, एक्सिस, जिसमें रोटेशनल इफेक्ट होता है अबाउट एन एक्सिस। कैसे होंगे? रोटेशनल इफेक्ट, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी टर्म्स जो रोटेशनल इफेक्ट शो करती हैं। रोटेशनल इफेक्ट अबाउट एन एक्सिस। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं ये एक डिस्क है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रही है ये डिस्क, तो ये इसकी एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रही है। एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर। तो जब भी कोई चीज इस तरह से रोटेशनल इफेक्ट शो करेगी, एंटी क्लॉकवाइज है ना, देखो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में एरो होते तो क्लॉकवाइज, तो इसका इफेक्ट कैसे चेक करेंगे? ये एक्सियल वेक्टर्स की कैटेगरी में आएगा। यहां पर जो इसकी स्पीड है उसको बोलेंगे एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड जो होगा तो वो ऐसे जिस सिचुएशन में ये एरोज हैं उसी सिचुएशन में आपने अपने हाथ को भी रखना है, राइट हैंड को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो जो थंब की डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज होता
कोई रोटेशनल इफेक्ट है जो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज सिचुएशन में आप देखोगे कि जब आप क्लॉकवाइज सिचुएशन में रखोगे, जैसे ये एरोज हैं, ऐसे फिंगर्स को रखोगे तो थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एरो कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो देखो यहाँ पर एरो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पर एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ऐसे वेक्टर्स जो रोटेशनल इफेक्ट शो करें, राइट, इनका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। ओके, ये सिर्फ रोटेशनल इफेक्ट में ही सामने आते हैं। तो ये बड़े गिनती के 4-5 हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक मैंने लिख दिया एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, एक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी, तीसरा है टॉर्क, फोर्थ आप लिख सकते हो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड द अदर वन इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो ये 5 ही हैं जो आपके कोर्स में डिस्कस किए जाएंगे। तो ये सारे हैं एक्सियल वेक्टर्स। इसके अलावा जितने भी एग्जांपल्स आपको याद आएंगी वो सारी की सारी पोलर वेक्टर की कैटेगरी में चली जाएंगी। कौन कौन सी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, लाइक फोर्स, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, ये सारी की सारी पोलर वेक्टर्स में चले जाएंगी। जब कभी रोटेशनल इफेक्ट का जिक्र होगा तो इन टर्म्स का जिक्र होगा, तो फिर हम सोच सकते हैं एक्सियल वेक्टर्स के बारे में। तो एक्सियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो एक्सिस के अबाउट, जिनका जिक्र होता है रोटेशनल इफेक्ट में, सामने आते हैं। इनका कोई भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता। नॉट एनी स्पेसिफिक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। ये बस सेंस ऑफ रोटेशन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कितने तरह के वेक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है यहां पर सीखना, तो उन सबको मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता जाऊंगा। तो अभी हमने पहले भी देखा था कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत पड़ती है, एक टेल होता है जिस पॉइंट जो है, और एक हेड होता है। लेंथ ऑफ द वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे ये है, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, हेड, टेल, लेंथ ऑफ द वेक्टर। यह है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। और इसको डिनोट करने के लिए जैसे मैं ये लिखता हूं ए वेक्टर, ये जो छोटा सा मैंने एरो बनाया है ऊपर, जिस अल्फाबेट के ऊपर ये एरो होगा, इसका मतलब है वो अल्फाबेट, वो टर्म, वो रिप्रेजेंटेशन एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। जैसे फोर्स लिखना है मुझे, फोर्स, तो ऐसे लिख दिया। रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा, फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू 10 न्यूटन। आगे इसकी प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे ईस्ट। तो अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे लिखता एफ, तो ये गलत था। तो यूजुअली किताबों में ऐसे लिखा होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन और उसके ऊपर एरो। कुछ किताबें ऐसी भी हैं जहां पर एरो ना लगा के बोल्ड लेटर्स में लिख दिया जाता है, जैसे ये लिख दिया मैंने ऐसे बोल्ड लेटर्स में, ऐसे कि जहां पर आपको बोल्ड लेटर दिखेगा वो वेक्टर है। और कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो मिस प्रिंटिंग को अवॉइड करने के लिए बोल्ड लेटर के साथ साथ एरो भी लगा देती हैं, मिस प्रिंटिंग को अवॉइड करने के लिए। हम
इसको फॉलो करेंगे, सिंबल लिखेंगे और उसके ऊपर एरो लगा देंगे, वो हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, चलो हम छोटे छोटे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर की कैटेगरी में ही इक्वल वेक्टर लिखते हैं। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स। सो इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगी और नेचर सेम होगा। जैसे ये मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये मेरे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर। अगर मैं कहूं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंट सेम क्वांटिटी, रिप्रेजेंट सेम क्वांटिटी। रिप्रेजेंट सेम क्वांटिटी का मतलब है कि अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा, ये वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन। सो ये इक्वल हो गई, राइट। इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। दूसरा सिंपल पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। सो पैरेलल वेक्टर्स, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, पैरेलल हैं, सिर्फ पैरेलल हैं। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और पैरेलल अगर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। बाकी कंडीशंस नहीं फॉलो होंगी कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। और एंटी पैरेलल कैसे होंगे? अगर इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कि एक ये वेक्टर है ए वेक्टर और एक ये वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री। कि एक तो इधर को जा रहा है, दूसरा एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन शो कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो इनको बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एक टर्म और देख लेते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में जैसे एक ये वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये, तो इन दो वेक्टर्स के बीच दो एंगल डिफाइन हो रहे हैं। एक तो ये एंगल है जिसको मैंने लिख दिया θ1, और एक ये एंगल है जिसको मैं लिख रहा हूं θ2। सो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जब भी आप डिसाइड करोगे तो क्या क्या चीजें देखनी है? पहला बात तो ये देखनी है कि दोनों वेक्टर्स की टिप कोइंसाइड हो, राइट, टेल क्या हो? कोइंसाइड हो। दूसरी बात फिर देखनी है कि दोनों एंगल्स में से छोटा एंगल कौन सा है। जो स्मॉलर एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो क्या क्या दो बातें हैं? टेल्स मस्ट कोइंसाइड, और दूसरी बात द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। स्मॉलर एंगल between the vector is considered as the angle between the vectors या angle of the vectors। ओके, तो यहां पर भी हमने यही देखा था, जब दोनों सेम डायरेक्शंस में थे तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो 180 डिग्री। तो यहां पर मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स लेता हूं।
उससे पहले एक टर्म आपको सिखा देता हूं कि अगर एक वेक्टर ट्रांसलेट करता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर, ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर कोई वेक्टर अपनी ही डायरेक्शन के साथ साथ ट्रांसलेट कर जाए, जैसे ये ए वेक्टर है, ये इस तरह से यहां से चल के ट्रांसलेट करके यहां पर आ गया, तो देखते हैं इसको ट्रांसलेट करवाते हैं। ये बाय रेफरेंस के लिए मैं ऐसे डॉट्स लगा रहा हूं, तो ये ट्रांसलेट करके यहां पर आ गया, या किसी तरह से हम इसको ले आए। तो ये जो ए डैश वेक्टर है और ए वेक्टर है, दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन में है। देखो ये वाला भी इधर को इंडिकेशन दे रहा था, ए डैश वाला भी इसी डायरेक्शन में इंडिकेशन दे रहा है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। और ये पैरेलल भी हो गए, ट्रांसलेट हुए हैं अपने ही साथ, अपने ही डायरेक्शन के साथ ट्रांसलेट हुआ है, तो ये पैरेलल भी है। तो जब भी किसी वेक्टर की अपनी ही डायरेक्शन से अपने आप से ट्रांसलेशन होगी तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आती है। तो हम लिख सकते हैं ए डैश वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर, द वेक्टर रिमेन सेम। सो ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, सो वेक्टर रिमेन सेम, वेक्टर रिमेन सेम। ओके, सो ट्रांसलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। सो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए ये ट्रांसलेशन ऑफ द वेक्टर्स का यूज होता है। तो देखते हैं एक दो एग्जांपल्स लेके कि कैसे इनका यूज हो सकता है, कब जरूरत पड़ेगी ट्रांसलेट करने की। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, राइट, और दूसरा वेक्टर आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल ये है दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। ओके, और आपको कहा जाए कि बताओ इनमें कितना एंगल है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अब तो अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितना एंगल है दोनों में, ए और बी के बीच क्या क्या एंगल है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाली कंडीशन फुलफिल करवानी पड़ती है, टेल्स मस्ट कोइंसाइड, कि दोनों वेक्टर्स की टेल कोइंसाइड करनी चाहिए। तो वो कैसे करेगी, जब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ट्रांसलेट करवाएंगे। तो अब आप ए को इस तरफ ट्रांसलेट करवाओ या बी को इस तरफ ट्रांसलेट करवाओ। तो लेट्स से मैं बी को ट्रांसलेट करवा देता हूं, तो बी को उसी के पैरेलल ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा इस तरह से। तो बी कुछ ऐसा आ जाएगा, ये बन जाएगा बी वेक्टर, बी वेक्टर ये वाला। तो अब इनके बीच आप एंगल डिसाइड करोगे, तो लेट से यहां पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है और ये है, आपको कह दिया गया दिस एंगल इज 120 डिग्री, दिस एंगल इज 120 डिग्री, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और पूछ लिया गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में कितना एंगल है, ये आपको सिचुएशन गिवन है। तो फिर से हमें इसी बात पे आना है, टेल्स मस्ट कोइंसाइड स्मॉलर एंगल। तो टेल्स मस्ट कोइंसाइड, तो आप ये देख सकते हो, ये जो क्रॉस पॉइंट था, यहां से अगर हम, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम रहेगी ना, चाहे वेक्टर यहां से यहां तक जा रहा है या यहां से यहां तक जा रहा है या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। यहां से यहां तक डिस्कस कर लो या इस पॉइंट से यहां तक डिस्कस कर लो, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल होगा, जिसको मैं थीटा लिख रहा हूं, ये जो एंगल है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच स्मॉलर एंगल का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जो लार्जर एंगल है दोनों के बीच वो कितना है, वो है 120 डिग्री, और स्मॉलर कितना होगा, टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, है ना।
तो अगर मैं इसको θ1 लिख देता हूँ 120 डिग्री, तो θ2, क्योंकि आपको पता है ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, 8th क्लास में 9th क्लास में सीखते हैं हम कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट के अबाउट कितना एंगल बन सकता है, टोटल 180 डिग्री। सो अगर ये 120 है तो ये कितना होना चाहिए, इट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। सो हमें क्या, कौन सा एंगल देखना था, हमें देखना था स्मॉलर एंगल देखना था। सो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमेशा ही बस आपको ऐसा ही ध्यान रखना है कि टिप को मैच करवाना है। जैसे एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, इसको मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर, इसको लिख रहा हूँ मैं बी वेक्टर, ठीक है। इनके बीच का मैं एंगल लिख रहा हूँ 110। अब पूछ लिया गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच कितना एंगल है। अब दोनों के बीच एंगल के लिए तो हमें पहले कंडीशंस फुलफिल करवानी पड़ेंगी। टेल मस्ट कोइंसाइड, यहाँ पे तो नहीं हो रहा ऐसा कंडीशन फॉलो कि जहाँ पर बी की टेल है वहाँ पर ए का हेड है। तो वो कंडीशन फॉलो कैसे करवाएंगे, हम इसको एक्सटेंड कर देंगे ए वेक्टर को, क्योंकि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रही। तो ये ए वेक्टर को मैंने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। अब ये वाला जो एंगल है थीटा, ए और बी के बीच, वो छोटा है एज कंपेयर टू दिस, राइट। सो दो एंगल बन रहे हैं ना, तो जो छोटा एंगल होगा हमें वो फॉलो करना होता है, राइट। तो ये हो गया एक एंगल θ1। बड़ा वाला एंगल कौन सा होता, जो बी से चलता और यहां तक आता, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो यही रहना था ना। ये डायग्राम अगर दिक्कत कर रही है तो आप छोटी वाली डायग्राम देख लो कि अब एक्सटेंड करने के बाद सिचुएशन ऐसी होती, एक्सटेंड करने के बाद ये ए बी बी, सिचुएशन ऐसी होती। तो इसमें ये वाला एंगल जो होता, छोटा वाला एंगल, दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। बड़ा वाला एंगल तो ये है यार। अब बड़ा वाला एंगल तो हम मानेंगे नहीं, हमें तो छोटा वाला एंगल चाहिए। छोटा वाला एंगल कितना होगा, ये अगर 110 है तो ये कितना होगा, इट्स कम्स आउट टू बी 70 डिग्री। क्योंकि आपको पता है सबको, एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट के अबाउट ये जो टोटल एंगल बनता है ये कितना है, 180 डिग्री। पूरा घुमा देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। सो हमें θ1 की जरूरत थी, θ1 कम्स आउट टू बी 70 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज 70 डिग्री, ऐसे आ जाएगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, क्योंकि जब हम फॉर्मुलेज यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं, तो हमें एंगल की बड़ी जरूरत पड़ती है। तो अगर उस टाइम अगर आपने सही एंगल फाइंड आउट नहीं किया है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। सो ये आपको अच्छे से सीखना है, ध्यान रखना है, प्रैक्टिस में लाना है इसको कि कैसे हम छोटा, पहले तो टेल्स उनकी कोइंसाइड करवाइए और उसके बाद छोटा वाला एंगल को फाइंड आउट करिए। दैट छोटा वाला एंगल इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके, इसके बाद हम देखते हैं नल वेक्टर क्या होता है। नल वेक्टर भी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल टर्म है, नल वेक्टर। इसको जीरो वेक्टर भी आप कह सकते हो। नल वेक्टर, नल वेक्टर जल्दी से निपटाते हैं, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, नो मैग्नीट्यूड, या फिर जीरो मैग्नीट्यूड। अब यार मैग्नीट्यूड ही नहीं है, मतलब कि कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई करें, कर ही नहीं सकते, है ना। जैसे मैं एक पॉइंट लगा दिया, ये तो भी कोई कुछ है ना यहाँ पर पॉइंट पे, जैसे ये है, कुछ है, तो लेंथ मैंने बनानी है, 3-4 पॉइंट जोड़े, एक लेंथ बन गई, तो ये डायरेक्शन स्पेसिफिक हो गई, है ना। 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट हटा दिया, फिर एक और पॉइंट हटा दिया, फिर एक और पॉइंट हटा दिया, फिर एक और पॉइंट, सारे पॉइंट हटा दिए, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो डायरेक्शन कहाँ से आप डिफाइन कर पाओगे। इसका मतलब ये जो वेक्टर होता है, इसकी हम डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पाते। तो हम डिफाइन नहीं कर पाते क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड नहीं है। ये है नल वेक्टर। इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको लिखा जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जीरो वेक्टर से। ऐसे जीरो ओ लिखेंगे या जीरो लिखेंगे और उसके ऊपर वेक्टर बना देंगे ना। कहां पर इसका ज्यादातर जरूरत हो सकती है, जैसे मैं कहता हूं, जैसे ए वेक्टर है प्लस जीरो वेक्टर, तो ये कितना बना देगा,
ये ए वेक्टर ही बना देगा। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर नल वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। तो ये कुछ जैसे कई बार होता है ना कि एक वेक्टर ने दूसरे वेक्टर को खत्म कर दिया, जैसे हमने इक्वल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर की डिस्कशन की थी कि एक ए वेक्टर है मेरे पास 3 राइट 3 न्यूटन, एक मेरे पास बी वेक्टर है ईस्ट, एक मेरे पास बी वेक्टर है 3 न्यूटन वेस्ट, मतलब एक ईस्ट की तरफ तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट की तरफ, तो इनका एडिशन क्या हो जाएगा? तो ऐसे करना पड़ेगा a प्लस बी, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या बचेगा फिर? ये हो गया 3, एक को पॉजिटिव ले रहा हूं तो अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूं, कितना हो जाएगा? 0। वेक्टर का एडिशन हो रहा है तो नल वेक्टर बना। इस तरह से नल वेक्टर का इतना सा ही बस रोल होता है कि जहां पर हमें नेट इफेक्ट 0 दिखाई दे रहा हो तो वो एक्चुअली क्या होता है? नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना। आदत के अकॉर्डिंग हम इसको सिंपली बोल देते हैं इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और ये 0 बन गया, बट वो 0 ना होके नल वेक्टर होता है, नल वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। सो हमने इक्वल वेक्टर देख लिए, पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंगल बिटवीन द नल वेक्टर, और देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स कैसे होंगे? जो सेम प्लेन में होंगे, जैसे एक ये वेक्टर और इसी बोर्ड पे मैं ये दूसरा वेक्टर बना रहा हूं, इसी बोर्ड पे मैं ये तीसरा वेक्टर बना रहा हूं। तो ये ए बी सी, ये तीनों के तीनों वेक्टर जो हैं ये कोप्लेनर, सेम प्लेन पर हैं। So the vector which are lie on the same plane, those vectors which lie on the same plane, उनको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, और देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। तो एक और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो उसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर जो है वो बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंस रखेगा। जैसे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से यूनिट वेक्टर भी, यूनिट वेक्टर या वेक्टर्स, यूनिट, जैसे नल वेक्टर मतलब 0, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1। तो दीज आर द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1, हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स 1। तो हमेशा इनका यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो ये इनका फिर काम क्या है? इनको यूज किया जाता है सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए। सो यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शंस, इनको डायरेक्शंस बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक वेक्टर को लिखने के लिए मैंने आपको कहा था उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए ना। तो मैं उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ये ऐसे लिखा जाता है मैग्नीट्यूड, कि वेक्टर लगा के 2 डंडे लगा दिए, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और साथ में लिखा जाता है उसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन स्पेसिफाई करेगा? यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है, ऐसे कि सिंबल लिखेंगे उसके ऊपर कैप लगा देंगे। तो देखो ये क्या है? कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ये क्या है? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। और ये ए कैप, ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो ये चीज आपको सबसे बेसिक
आनी ही चाहिए कि वेक्टर कैसे लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है और उसके साथ जो है यूनिट वेक्टर कैसा होता है। तो यूनिट वेक्टर किसको स्पेसिफाई करता है? डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करता है। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। अब डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई, वेस्ट डायरेक्शन हो गई, है ना, ईस्ट डायरेक्शन हो गई। तो यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डायरेक्शंस को फिक्स कर दिया गया। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, 3 डायमेंशनल। इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन काम आएगा? यूनिट वेक्टर काम आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। तो इस डायरेक्शन को, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर काम आएगा उसको प्यार से कहा जाता है आई कैप। वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर काम आएगा उसको कहा जाता है जे कैप, और इसका यूनिट वेक्टर है आई जे के कैप, स्मॉल आई स्मॉल जे स्मॉल के। So I cap, J cap and K cap are the unit vectors which represent the directions of x axis, y axis and z axis. So I cap क्या है? ये यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द डायरेक्शन of x axis. Similarly, J cap represent the direction of y axis and K cap represent the direction of z axis. हमेशा ये फिक्स रहेगा, ठीक है। तो I cap, J cap, K cap, I cap, J cap, K cap, these are the unit vectors. इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये कौन है? यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 2 डंडे लगा के अंदर वेक्टर रखो, ये है वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर कितना यार? 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 1। सो आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा और के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। इस फॉर्मूले से इनके अलावा हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से ना। कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, यहां पर ये वेक्टर है तो ऐसे लिखा जाएगा ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और साथ में लिख दिया गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को एक ही तरफ रहने दो, सो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए कैप। इस तरह से ये एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके, सो देखेंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें वेक्टर लिखना सीखना है। अभी मैथमेटिकली एक वेक्टर को लिखते कैसे हैं, अभी तक तो मैं सारा कुछ ग्राफिकली ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैथमेटिकली सीखते हैं कि वेक्टर कैसे लिखना है, उसका फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, फिर यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस देखी हैं। जैसे तो जैसे ये मेरे पास एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन। ओके, इसमें मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं। ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसका नाम रखा वेक्टर का ए कैप। ऐसे इसके 2 हिस्से होंगे। इसका एक, इस वेक्टर का कुछ कंट्रीब्यूशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और इसी वेक्टर का कुछ
कंट्रीब्यूशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसका कंट्रीब्यूशन है, जो पार्ट है, उसको लिखा जाएगा ए एक्स, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसको लिखा जाएगा ए वाई। इसको कहा जाता है कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। इसको कहा जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। तो ए एक्स क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। उसी तरह से ए वाई को क्या लिखेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, राइट, अलोंग वाई एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। तो ऐसे लिखा जाएगा। ए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा इनकी टर्म्स में? ए वेक्टर लिखा जाएगा, अब देखो ए वेक्टर दो ही डायरेक्शंस पे तो डिपेंड करता है यहां पर, तो उसका एक्स कंपोनेंट लिखा जाएगा प्लस उसका वाई कंपोनेंट भी लिखा जाएगा। अब जो एक्स कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन कौन स्पेसिफाई करता है? आई कैप। वाई कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन कौन स्पेसिफाई करता है? जे कैप। मैंने अभी बताया था आपको, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई कैप बताता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे कैप बताता है। तो यहां लिखा जाएगा आई कैप, यहां लिखा जाएगा जे कैप। अब देखो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन, ये पूरा हो गया वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एक वेक्टर, वेक्टर प्लस वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर। तो इस तरह से टू डायमेंशनल प्लेन में आप एक वेक्टर को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा, जैसे आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ये इसका न्यूमेरिकल फॉर्म हो गया। कोई एक मैंने रैंडम एग्जांपल लिया है कि ए एक्स की जगह 2 आ गया, ए वाई की जगह 3 आ गया। तो ये तो हो गया वेक्टर कैसे लिखेंगे। अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करें, फिर यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें पता है ना, हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर पता होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो देखते हैं, ये तो लिख दिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर तो हमें लिखना आ गया, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। 3 डायमेंशनल होता तो ए जेड के कैप ऐसे लिख देते। ये तो हो गया वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये हो जाएगा ए वेक्टर और ये 2 बार्स लगा दी, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगी, इज इक्वल टू ये फॉर्मूला बेटा, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर कैसे निकालें फिर? यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या लिखा था? यूनिट वेक्टर तो होता है ए कैप। क्या फॉर्मूला बना था? ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर और उसी को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। ए वेक्टर कितना? ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड ये है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा यूनिट वेक्टर। देखते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके और उसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि क्या वाकई वो यूनिट वेक्टर है। तो
लिखते हैं हमारे पास एक वेक्टर है, लेट्स से वी हैव ए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है हमारे पास r वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप। बिल्कुल आसान सी एग्जांपल। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, ये आ गया, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला लगा दो कि r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, x कंपोनेंट की जगह कौन है 2, y कंपोनेंट कौन है इसका 3, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, z कंपोनेंट इसका नहीं है 0, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा 4 + 9, 4 + 9 कितना हो जाएगा, ये आ गया 13। ओके, ये आ गया मैग्नीट्यूड इसका। अब हमें यूनिट वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला, सो यूनिट वेक्टर r कैप, सो r कैप लिखेंगे r वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे r वेक्टर कितना है 2i कैप 3j कैप, उसका मैग्नीट्यूड कितना है √13, ये उसका मैग्नीट्यूड है। यहां भी कहानी खत्म कर सकते हो, या थोड़ा और अच्छा लिखें तो 2 डिवाइडेड बाय √13 i कैप प्लस 3 डिवाइडेड बाय √13 j कैप। ये √13 इसके साथ भी डिवीजन में चला गया, इसके साथ भी डिवीजन में चला गया। तो अब ये यूनिट वेक्टर का ये x कंपोनेंट आ गया, ये y कंपोनेंट आ गया। अब कैसे पता लगे कि ये वाकई यूनिट वेक्टर है, तो उसका हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर क्या होता है 1। तो हम इस यूनिट वेक्टर का, हालांकि पूछा नहीं गया, उन्होंने सिंपली पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द फाइनल आंसर, लेकिन हमें क्रॉस चेक करना हो अगर तो उसका मैग्नीट्यूड ले लो। और मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर रूट के अंदर। तो देखते हैं, ये x कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट है, इसका स्क्वायर प्लस ये y कंपोनेंट है, इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा ये, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू √1 इक्वल्स टू 1, ऐसा। सो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो आंसर आया है हमारे पास 1, कि जो हमने ये कैलकुलेशन की है यूनिट वेक्टर की, ये जो वैल्यू आई है ये वाकई करेक्ट है। अगर 1 ना आता तो जो आपका आंसर होता वो करेक्ट ना होता। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें हमने अभी सीखी हैं कि कितनी तरह के वेक्टर्स होते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, एक वेक्टर को ट्रांसलेट करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आती हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है, यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, नल वेक्टर क्या है। तो इन बातों को अभी याद रखिए सो दैट कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डायरेक्टली हम इनकी चर्चा करें, इनकी बात करें कि ये बात इस वेक्टर की वजह से आई है, इस टर्म की वजह से आई है, तो आपको याद हो कि हाँ ये हमने सीखा था, एंगल ऐसे ही निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर को ऐसे ही लिखा जाता है। सो स्टे ट्यून्ड, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका और न्यूमेरिकल पार्ट जो आएगा। अब थोड़ा सा हमने बेसिक देख लिया है, अब इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, जो मैं कहता हूँ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन जो लॉ है उसको सीखेंगे, ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन उसको सीखेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और सब्सक्राइब करिए। गुड लक।